हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आपकी फन क्लास का मैंने कर दिया है पक्का। इस फ्राइडे या सैटरडे होएगी डेफिनेटली। हाँ बच्चों, अगले टेस्ट का सिलेबस होगा ये पूरा चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ये आज हो जाना चाहिए हमारा मोस्ट लाइकली। इसके बाद 3 चैप्टर्स हैं, बट वो मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मतलब मैं अपने मॉड्यूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से अलग होएगा शायद। हाँ बच्चों, अब कर लिया आई पार्ट या नहीं? कम्युनिकेशन तो कट चुका भाई सिलेबस से कब का। हाँ बच्चों, आई पार्ट में बताओ, कोई डाउट्स? सर तो एक्सरसाइज 0 के आई पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें बच्चों आपको ये पूछा है चेंज इन लेटरल मैग्निफिकेशन, राइट? और आपको कहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू लेंस बाय 1 mm along द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो बच्चों, जब इतने कम चेंजेस हो ना, तो ये तो समझ जाया करो कि ये क्वेश्चन इसका नहीं है कि आप सीधा सीधा सारी कैलकुलेशन करने लग जाओ। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट और इन्वॉल्व होगा। तो वो क्या होगा देखो, आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन को एज v बाई यू। तो v है आपका uf ओवर u प्लस एफ, तो ये बन गया f ओवर u प्लस एफ। अच्छा, जब भी छोटा कुछ होना चेंज, तो आपके माइंड में डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। तो अब आप क्या करो, फाइंड dm बाई du, डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू u। तो इस पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो u प्लस एफ इंटू एफ की डिफरेंशिएशन 0 माइनस एफ इंटू 1 आ जाएगा अपॉन u प्लस एफ का स्क्वायर। ये क्या आ गया, माइनस एफ ओवर u प्लस एफ का स्क्वायर। तो du आपको गिवन है, बच्चों बताओ du प्लस 1 mm हुआ या माइनस 1 mm हुआ?
प्लस, क्यों? लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो यहां से आप डीएम निकाल लोगे। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका डीएम नेगेटिव आएगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन है वो कम हो रही है। यहीं पे अगर डीएम पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन बढ़ रही है। अंडरस्टूड? बच्चों आपने ऐसे ही किया था या किसी और तरीके से किया था? अगर आप कैलकुलेशन से करोगे तो हो सकता है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर ना बने, मतलब बनेगा तो आसपास ही। बट मतलब बच्चों माइंड में रखो, है ना, जब ऐसा कोई छोटा चेंज दिया हुआ है तो वो डिपेंड करता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि पक्का ही अलग आएगा, कई बार थोड़ा बहुत अलग आ जाता है, कई बार सेम भी आ सकता है, वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, राइट? बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब ये क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर आप इस तरीके से करो डिफरेंशिएशन से। एक्सक्यूज मी सर, यस। इस क्वेश्चन में मतलब ये केस तो हो गया। अब हमें ये भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट -f से जस्ट थोड़ा सा पीछे रखा हो हम्म तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है, हम्म और जस्ट आगे रखा हो तो -इन्फिनिटी पे, हम्म तब भी लग जाएगा ये। नहीं, वो तब अपने आप आपका जो u है वो -f डल जाएगा ना, तो ये एक्सप्रेशन इनफाइनाइट दे देगा आपको आंसर। अच्छा, मतलब अगर वो 1 mm में इधर से उधर जा रहा हो फोकस हाँ। के। हम्म। ठीक। आगे बचो। थर्ड क्वेश्चन का सर मतलब बता दो एक बार, समझ नहीं। थर्ड का मतलब है कि ऐसे रेज आ रही हैं और लेंस ऐसे बीच में रख दिया, ये डिस्टेंस 12 है, बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो केस। आगे बचो। So fifth question. फोर्थ क्वेश्चन तो हम उस टेबल से ही कर सकते हैं सीधा, है ना। हमें पता है कि जो मतलब अगर सिर्फ डिस्क्राइब ही करना है तो हमें पता है कि इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, Sir, ठीक है ना। fifth question. और फॉर्मूला लगा के बस आप f को -21 पुट करोगे, बाकी तो मतलब आपको u जो है u -14 आएगा, ho 3 आएगा, f -21 आएगा। लास्ट पार्ट तो मतलब what happens if object is moved further away from lens, मतलब आपने u को और बड़ा कर दिया, नेगेटिव में और बड़ा कर दिया, है ना, तो उससे आप देख लोगे।
बाकी हमें ये तो पता ही है कि इमेज की नेचर तो वही रहेगी, चाहे जहां मर्जी रखो। फिफ्थ क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन आपकी पहले +2 है, बाद में -2 है, तो ऑब्जेक्ट को कितना मूव करना पड़ेगा? तो आपको दोनों केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप v/u = +2 पुट करके, इससे आपका v 2u आ गया, उससे आप u निकाल लो। दूसरे केस में आप v को -2u पुट करोगे, फिर उससे u निकाल लोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आगे सर सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है फिफ्थ जैसा। हाँ जी मतलब सर। फिफ्थ में पहले मैग्निफिकेशन दे दी और डिस्टेंस पूछा है, सिक्स्थ में डिस्टेंस दे दिया और मैग्निफिकेशन, मतलब और मैग्निफिकेशन दी हुई और फोकल लेंथ पूछी है। सर इसमें ये डाउट था कि जब कैंडल को सर इन्होंने लेंस को सर इन्होंने कहा कि मूव कर रहे हैं, हाँ तो इन्होंने हाँ कैंडल को मतलब वहीं पर रखा हुआ है, उसको उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया। हाँ लेकिन यू तो फिर भी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि सर हाँ, लेंस। यू हाँ जी चेंज हो सर। जाएगा, हाँ। हाँ जी सर, लेकिन सर जो स्क्रीन है सर, स्क्रीन की पोजीशन भी वही रहेगी। हाँ वो भी वही है। तो वी भी जैसे सर वी 0.8 से कम हो रहेगा और यू बढ़ रहेगा। हाँ हाँ। ओके सर। एट्थ क्वेश्चन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का है। लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट इज केप्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसीलिए उसका साइज भी छोटा दिया हुआ है 1 mm। नाइन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जो आपका u है वो तो वैसे तो इतना हो गया 1.5 × 10⁻11, मतलब विच इज अ वेरी बिग वैल्यू। तो आप v तो सीधा ही कह सकते हो कि f ही आएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका u बहुत लार्ज है और आपका ho है 1.4 × 10⁻9। तो जब आपको hi निकालना है, तो अब यहाँ पे u की वैल्यू यूज होनी है, मतलब यहाँ पे आप इसको इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिर तो hi 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे आप जो u की एक्चुअल वैल्यू है वो पुट कर दो बस, तो उससे hi निकल आएगा। ठीक है। एक सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट एक चीज पूछनी है। हम्म, उसके फर्स्ट पार्ट में सर जो यू है सर उसको माइनस के अंदर ही लेंगे तो
जो इमेज निकालेंगे 1/. प्लस में आएगा ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस हुआ ना थर्ड। पर सर यू तो वर्चुअल, अच्छा ठीक है, वो इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है सर। डिवाइस के लिए। हाँ जी, जो मतलब उसकी पहले इमेज बनी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है ना, जो डिवाइस ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइस के हिसाब से होता है ना। ठीक है सर, ठीक है। मनवंदर आपने जो लिखा है वहां बीच में प्लस आएगा ना। हाँ बच्चों, जे पार्ट। सर यस। सर जे पार्ट में सर जैसे लेंस दिया हुआ है सर, ये तो पता चल गया कि एक मटेरियल का होता है तो एक ही इमेज बनती है। और सर इसकी अरेंजमेंट कैसी भी हो उससे मैटर नहीं करता। ना। ठीक है सर। सर जो इसका फोकस है सर, जो दो पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन जे पार्ट के सर, इसके अंदर जो दो पार्ट्स बने उनका सर मतलब हम प्रिंसिपल एक्सिस जो डिफाइन करते हैं वो है द लाइन जॉइनिंग सी एंड पी। तो सर जो इनका दोनों का पोल्स जो होंगे वो होंगे जो ओरिजिनल वाले का था। हाँ हाँ, पोल वही रहेगा। सर वो मतलब कैसे सेम रहा? आप मतलब पोल तो जो पूरा, मतलब ये जो पूरा लेंस होता है, मतलब जो ये शेप है, जो इसका मतलब जो सर्कुलर शेप है उसका सेंटर होता है। ओके सर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जैसे हमने क्लास में ही किया था कि फोकल लेंथ जो होगी वो एक पार्ट की क्या हो जाएगी बच्चों, 2f। अब 2f के आपने 4 लेंसेस को इकट्ठे रख दिया तो 1/2f प्लस 1/2f करके आप निकाल लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, इसे बच्चों पहले तो बीच से काट दिया तो उससे हमारी जो लेंथ है वो 20 बन गई। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया पिछली क्लास वाला, कि पहले आप रेडियस निकालोगे फिर बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ और सबको ऐड कर दोगे। इससे बच्चों आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सर हाँ जी। सर जब हम किसी कन्वेक्स लेंस को काटते हैं सर बीच में से, हम्म, तब सर जैसे उसे अगर जो एक्सपोज्ड पास है सर, जैसे जिस पे लाइट रेज फॉल करने हैं इंसिडेंट वाली, सर वो मतलब प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा। हम्म, तो सर मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो प्लेन वाले या कन्वेक्स वाला पार्ट है। ना, मतलब आप चाहे ऐसे ले लो लेंस चाहे ऐसे ले लो, फोकल लेंथ तो सेम ही आएगी ना। और सर फोकल लेंथ इसकी भी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि कन्वेक्स से ही हाँ बना है ये भी। हाँ हाँ, दोनों की पॉजिटिव आएगी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जब हम इसी केस में ऊपर वाले क्वेश्चन में हम्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के बीच वाले लेंस के फोकल लेंथ निकालते हैं, हम्म, तो
इस वक्त तो जब हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f = म्यूरेल - 1 × 1/r1 - 1/r2। तो म्यूरेल के केस में इसके तो सराउंडिंग्स में जो म्यू है वो है ना जो उसका था पुराने लेंस का, हम सराउंडिंग का 1 ही को यूज कर लेते हैं। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट आउट कर रहे हैं तीनों लेंसेज को, हम तीनों को अलग अलग करके फिर कंबाइन कर रहे हैं। हाँ जी, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, वैसा हम क्यों कर पाते मतलब हैं, जो क्योंकि जो जो हमारा फॉर्मूला था 1/f1 + 1/f2 वाला फॉर्मूला, हाँ जी है ना, तो उसमें हमने इस तरीके से ही लिया है कि तीनों लेंसेज मतलब अलग अलग हैं, कि मतलब तीनों का सराउंडिंग एयर है। बट तो या तो असलियत आप में इसको शुरू से ड्राइव करो पूरा, इसमें वो लेके NL NS लेके ड्राइव करो, ठीक है? अच्छा या मतलब वो मेथड है कि बस इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दो। वो थोड़ा सा सेपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे, बिकॉज मतलब जब बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट किया होता है तो उतने में कोई लाइट की डिविएशन में कोई चेंज नहीं आता, अच्छा तो ठीक इसलिए हमारा काम चल जाता है। ठीक। फिफ्थ बिल्कुल सेम तो था जो हमने कल क्लास में किया। फिफ्थ में क्या, आगे बच्चों? नाइन्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले तो इन 4 लेंसेज को कंबाइन कर दो, 4 लेंसेज को कंबाइन करके एक लेंस बना दो, उसकी फोकल लेंथ निकाल लो, ठीक है? और फिर उसके ऊपर वो मिरर के साथ कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, उसमें बच्चों गलती हो जाएगी कि आप सिर्फ इसका लास्ट वाले का एफ नेट निकाल लो और उसको आप सोचो कि इन 3 के साथ कंबाइन कर दो। आप ये सोचो ना कि लाइट तो चारों लेंसेज से पहले राइट को जा रही है और चारों लेंसेज से लेफ्ट को जा रही है, तो पहले चारों लेंसेज को कंबाइन करना होगा और फिर उसका मिरर के साथ कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। सर हाँ जी। सर जो कल हमने क्लास में क्वेश्चन किया था सर, उसमें कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ थी सर वो नेगेटिव आ रही थी। कौन सा वाला? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ नेगेटिव? मिरर के साथ सर जो कॉम्बिनेशन वाला वाटर वाला किया नहीं था हाँ हाँ हाँ, सर। yes। हाँ जी सर वो मतलब वो आनी तो पॉजिटिव ही चाहिए ना, वो तो हमने कहा था। हाँ, वो तो वैल्यूज ऐसी ली गई जिससे हाँ ऐसा आ जी गया। सर, ठीक है सर। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1। फिफ्थ क्वेश्चन सर इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको करने का जो सही तरीका है वो तो ये है कि आपको कहा है रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मतलब और आपको रियल भी दिया हुआ है, तो जो आपकी मैग्निफिकेशन है उसको आप -n पुट करोगे इज इक्वल टू v/u, और
इससे आप u निकाल लोगे। ठीक है, और कोई तरीका बच्चों करने का इसको? ओरली ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता था? सी, n की वैल्यू पुट कर दो। भाई आपको ये पता है कि अगर हम रियल इमेज सेम साइज की लेनी हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ? अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2f होना चाहिए। क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखा है बच्चों, है ना? तो वो आंसर उन्होंने प्लस में ही दिया होगा, माइनस वाला नहीं दिया हुआ। मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो आपका u इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग आएगा इनटू f, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शंस हैं वो माइनस के बिना है, मतलब उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मैं क्या कह रहा था, एक तो हमें सीधा ये पता है कि अगर n को 1 डालेंगे कि रियल इमेज 1 टाइम्स मतलब सेम साइज की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f होना चाहिए। तो कौन सी बच गई ऑप्शंस इससे? बी और डी। राइट, और फिर बी और डी में से अब आप कैसे चेक कर सकते हो? आप n को 0 डाल दो। n को 0 मतलब 0 टाइम्स द साइज, मतलब इमेज बिल्कुल छोटी हो गई। ऐसा कहां पे होगा? जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा? इंफिनिटी पे। तो n 0 डाल के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी बनना चाहिए, n 1 डाल के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f बनना चाहिए। तो उसके हिसाब से बच्चों कौन सा आंसर बन गया? डी। राइट, तो ये तो बच्चों हमेशा याद रखो, मतलब आपको कभी क्वेश्चन में आ जाए ना जनरल टर्म्स में, आप कोई वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व कर लो। एट्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया था, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है कि देखो करना तो यही है कि एच आई इज इक्वल टू वी बाई यू इंटू एच ओ, और वी एफ डालना है, तो एफ बाई यू इंटू एच ओ करना है। अब हमें ये कहा हुआ है कि जो सन है वो लेंस के सेंटर पे बच्चों एंगल सबटेंड कर रहा है 0.5 डिग्री। अब ये डिस्टेंस हो गया एच ओ और ये है यू, तो हम वो रिजल्ट यूज करेंगे कि थीटा इज एल अपॉन आर। तो 0.5 को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, इज इक्वल टू एच ओ बाय यू बन गया। तो ये एच ओ बाय यू इज नथिंग बट द एंगल इन रेडियन। ठीक है जी।
सर एक बार थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के बाद बता दो क्या किया है। बस एल क्या बन गया, एच ओ बन गया, आर क्या बन गया, यू बन गया। हाँ जी सर, और फिर इसको सर 0.5 इन रेडियन, सर ये कैसे क्या किया? मतलब ये जो फॉर्मूला होता है हमारा थीटा इक्वल टू एल बाय आर, उसमें जो थीटा होता है वो रेडियन में होना चाहिए, तो हम बस 0.5 को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। और सर ये जो फॉर्मूला है मतलब कि ये मेथड सर फिर ज्यादा बड़े एंगल के लिए तो वैलिड नहीं होगा ना? हाँ, स्मॉल एंगल्स। हाँ। ठीक है सर। एट्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेंथ क्वेश्चन बच्चों वही है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आपको डी यू गिवन है, डीवी निकालना है। बच्चों एकदम वैल्यूज देख के आइडिया लगना चाहिए ये सब, है ना। अगेन पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना कि एक बार यू को 10 पुट किया फिर एक बार 10.1 पुट किया, उसकी जरूरत नहीं है। आगे बच्चों जे पार्ट। इलेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, साइज ऑफ इमेज सेम कैसे रहेगा? एक बार मैग्निफिकेशन को +1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, उससे निकलेगा। मतलब सॉरी, +1 -1 नहीं, मतलब +m-m। इमेज का साइज तो तभी सेम रह सकता है ना, और तो ऐसा होता नहीं कि दो पोजीशंस ऐसी हो जहां पे मतलब मैग्निफिकेशन सेम आए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि साइज सेम हो, तो मतलब एक बार सेम साइज इन्वर्टेड में हो जाएगा, एक बार सेम साइज इरेक्ट में हो जाएगा। सर सेम साइज के लिए यू की क्या कंडीशन होती है? मतलब वो तो निकालनी पड़ेगी ना हमें, मतलब ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा सर, मतलब कि कोई कंडीशन, ठीक है। जो बच्चों जे पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली दो अलग अलग मटेरियल यूज किए हुए हैं, राइट। तो अगर दो अलग अलग मटेरियल्स हैं तो दो अलग अलग फोकल लेंथ्स बनेंगी, तो इसलिए दो अलग अलग इमेजेस बनेंगी। एक लेंस अपने हिसाब से इमेज बना रहा होगा, एक लेंस अपने हिसाब से, मतलब दोनों मिलके एक लेंस की शेप में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि उनके मटेरियल अलग अलग हैं, तो इफेक्टिवली मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनसे एक फोकल लेंथ बनेगी, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनसे कुछ और फोकल लेंथ बनेगी, है ना। तो इसलिए दो इमेजेस बनेंगी। आगे बच्चों,
फोर्थ क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना है कि कनकेव की फोकल लेंथ आप -20 पुट करोगे, फिर 1/f1 + 1/f2 लगा दोगे। और बचाओ। फिर यस, एक तो वो कल जो भी आपने बताया था डायमीटर ऑफ सन वाला, क्या चीज? वो एंगल। स्मॉल एंगल वाला जो आपने बताया था। हाँ जी, वो बता दो प्लीज। एक मिनट पहले बच्चों इसमें पूछो और क्या डाउट्स हैं? बाकी हो गए बच्चों? एट्थ क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा ना कि 1/f की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो f इनफाइनाइट हो गया। क्योंकि एक की वैल्यू प्लस में आई और एक की माइनस में आई, तो ऐड करेंगे तो ऐसे बन जाएगा ना। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर वो क्वेश्चन हाँ मैं यही बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, एक तो ये नोट करना जहाँ आपने ऊपर बनाया होगा फिगर। ये बताओ बच्चों, मतलब लेंस की एक्चुअल शेप क्या होती है देखने में? मतलब लेंस की शेप को आप किस शेप से रिलेट कर सकते हो, किस अपने आसपास किस बॉडी की शेप से रिलेट कर सकते हो? नहीं, आई की शेप तो खुद ही मतलब समझना मुश्किल है ना। मतलब आई डोंट नो अगर आपने बायो में की हो तो। आई थिंक सिंपल सबसे इडली की जो शेप होती है बच्चों, है ना, तो वैसा होता है लेंस। तो बस बच्चों ये लिख लो कि जो उसकी मतलब
टोटल हाइट होती है, उसको अपर्चर कहते हैं हम, या फिर डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, बस ये एक नोट कर लेना, अपर्चर टर्म का मीनिंग। ये समझ गए ना कि वो मतलब सर्कल के लिए वो डायमीटर भी बन गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमें डेरिवेशन करनी है एक स्कूल के लिए, जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस के लिए, जो मैंने आपको कहा था कि बाद में करेंगे। सो ड्रॉ दिस फिगर। उस क्वेश्चन में आदित्य ये था, मतलब जब आप एच आई निकालना चाहोगे तो उसमें ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा कि जो 0.5 है इन रेडियन, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, तो वो एच ओ अपॉन यू बन गया, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये फिगर सब बना लिया सबने? तो हमने बच्चों क्या दिखाया है, बस कि ऑब्जेक्ट ओ से एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही चली गई सीधा सीधा, दूसरी रे किसी पॉइंट एन पे स्ट्राइक कर रही है, वहां पे हमने डॉटेड लाइन बना दी एज नॉर्मल, तो वहां पे वो रिफ्रैक्ट करती है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो जो नॉर्मल है वो सेंटर के थ्रू पास करेगा, है ना। तो वो रे रिफ्रैक्ट करती है और वो इंटरसेक्ट कर जाती है पॉइंट आई पे। तो पोल से ओ वाला जो डिस्टेंस है उसको यू लिख दिया, जो आई वाला डिस्टेंस है उसको हमने वी लिख दिया। कुछ बच्चों हम एंगल्स का यूज करेंगे, वो मैं इस फिगर में शो कर रहा हूँ।
उनको हम लिख देते हैं θ1, θ2 एंड θ3। एम एन हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चों, तो बस क्या करना है हमने, देखो अगेन बच्चों स्मॉल एंगल्स हैं, पैराक्सियल रेज वाली हमारी assumption। तो tan θ1 which is approximately equal to θ1 बन जाएगा as mn upon om, right? Tan θ2 approximately equal to θ2 बन गया mn upon mc, and similarly tan θ3 approximately equal to θ3 बन गया mn upon mi। ठीक है बच्चों, तो हम ये 3 एंगल्स हैं, कैसे याद रखनी है डेरिवेशन, ये 3 एंगल्स बस सोचने हैं कि कैसे कैसे बनाए हैं, इंसिडेंट रे के साथ, इमर्जेंट रे के साथ और नॉर्मल के साथ, है ना। वो 3 एंगल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब फाइनली तो स्नेल्स लॉ लगना है, तो हम इन एंगल्स की टर्म्स में हम आई और आर निकाल लेंगे। तो आप देखो बच्चों, जो ट्रायंगल ONC है उसमें आई इज द एक्सटर्नल एंगल, तो आई बन जाएगा हमारा θ1 प्लस θ2। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल NCI यहाँ पे बन जाएगा θ2 एक्सटर्नल एंगल है इक्वल टू R प्लस θ3, तो यहाँ से R आ जाएगा हमारे पास एज θ2 माइनस θ3। ठीक है, अब हम बच्चों लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ बन गया n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। ठीक है, स्मॉल एंगल्स हैं बच्चों हमारे, तो आप समझ ही गए होंगे पैराक्सियल की इंपॉर्टेंस, राइट। हर जगह हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो n1I इज इक्वल टू n2R। सो वी नो कि फॉर स्मॉल एंगल हम tan थीटा, sin थीटा, थीटा सब इक्वल लिख सकते हैं। तो n1 इंटू आई की वैल्यू θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू n2 इंटू R की वैल्यू θ2 माइनस θ3। ठीक है जी, तो लेट्स रीअरेंज। वी गेट n1 θ1 प्लस n2
थीटा 3 is equal to n2 minus n1 into थीटा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं थीटा 1 थीटा 2 की। तो n1 into mn by om plus n2 into mn by mc is equal to n2 minus n1 ये गलत लिख दिया। थीटा 3 है mn by mi। ठीक है भैया, तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में हर जगह mn आ गया, वो कट गया। अब बच्चों व्हाट इज ओएम डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन। अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो जाए। तो हम ओएम डिस्टेंस क्या बन गया अपना, प्लस यू। एम आई डिस्टेंस क्या बन गया, सॉरी ओएम बन गया माइनस यू, एम आई बन गया प्लस वी, और एम सी बन गया प्लस आर, राइट। तो व्हाट डू यू गेट, n2 by v minus n1 by u। ठीक है जी। बच्चों एनी डाउट? बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ नहीं। बच्चों मैं कल बाई चांस अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मतलब ही इज इन लंदन। तो पूरे यूरोप में तो दोबारा लॉकडाउन लग गया। और मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट। तो वहां पे मतलब ये सेकंड वेव काफी खतरनाक आई हुई है कोविड की। इंडिया में भी कह रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। सर हाँ जी। सर इस डेरिवेशन का रिजल्ट याद रखना कि बस डेरिवेशन ही दिमाग में रखनी है? ना ना, सिर्फ रिजल्ट। डेरिवेशन का आपको सिर्फ मतलब बोर्ड्स के लिए काम है, अदरवाइज कोई काम नहीं है। ठीक है सर। आई वाला पोर्शन नहीं है बच्चों आपके सिलेबस में, मॉड्यूल में दिया हुआ है। आई वाला जो पूरा पार्ट है वो नहीं है सिलेबस में। मतलब वो तो इस साल से पहले ही कट गया था, ना बोर्ड्स ना नीट, किसी में नहीं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की।
तो बच्चों माइक्रोस्कोप को समझने के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि हमारी आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कैसे परसीव करती हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई अब हम रूम में बैठे हैं तो हमारे को जो हमारे रूम की दीवार है वो बड़ी लग रही है, और अगर हम बाहर देखें सन की तरफ तो हमें सन बहुत छोटा सा लग रहा है ना। whereas in reality तो हमें पता है कि sun is very big and wall is very small compared to it। तो ऐसा क्यों है कि प्रेजेंटली हमें दीवार बड़ी लग रही है और सन छोटा लग रहा है? हमारी आई किस तरीके से ये साइज डिटरमिन करती है? हम मतलब ऐसा कह देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पास है ना, वो ज्यादा बड़ा लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो आई है इट perceives the size of any object based upon the angle subtended by that object on the eye। ठीक है, मतलब ये बच्चों बिल्कुल वैसा ही सॉर्ट ऑफ फिगर है जो हम आज सन का बना रहे थे कि अगर ये यहाँ पे हमारी आई है तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है आई के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का, उसके बेसिस पर आई बड़ा या छोटा डिटरमिन करती है। ठीक है, ये बात समझ आती है बच्चों? अब बच्चों हम ये एंगल बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं? इस एंगल को बड़ा करने के दो तरीके हैं, है ना। या तो आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ही बड़ा कर दो किसी तरीके से, मतलब आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या हुआ कि आप उस ऑब्जेक्ट को पास ले आओ आई के, तो भी एंगल बड़ा हो जाएगा, isn't it? तो अब अगर हम कहते हैं कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट, हम बिना कोई डिवाइस यूज किए ज्यादा से ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा एंगल सबटेंड कर सकते हैं? देखो कि इसको हम कहते हैं बच्चों एज
द नॉर्मल केस जहां पे हमने कोई डिवाइस यूज नहीं किया। यहां बच्चों आप क्या कर सकते हो मैक्सिमम, हम बच्चों ये चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का बड़ा से बड़ा एंगल बने आई के ऊपर। तो बच्चों बताओ नॉर्मल केस में हम ये बड़ा सा बड़ा एंगल कितना रख सकते हैं? मतलब आप कितना पास आई के ले आओ जहां तक आपको दिखता रहेगा। ये सबको ख्याल है कि हम मैक्सिमम डी डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हैं, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं बच्चों। याद है 10th क्लास? जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप बिना कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज किए जो मैक्सिमम एंगल अटेन कर सकते हो, वो हो गया थीटा नॉट। एंड बच्चों वी कैन सी कि ये एंगल बन गया h/d। बच्चों यहां तक कोई डाउट? ये 25 सेंटीमीटर होती है वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों विदाउट एनी डिवाइस। अब हम पहला डिवाइस यूज करते हैं जो हमें कुछ हेल्प करता है ये एंगल बढ़ाने की।
इसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब बच्चों ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट क्या होगा? कि देखो, ऑब्वियसली हमें पता है कि जितना हम ऑब्जेक्ट को आई के पास लेके आते हैं उतना एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी बच्चों थ्योरेटिकल डिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली असली में वो हमें ये नहीं है कि पूरा इन्फिनिटी तक दिख जाएगा। हाँ जी, तो आई वाज सेइंग कि जितना हम पास लेके आएंगे आई के उतना एंगल बढ़ेगा। बट यस, ये हमारी आई की लिमिटेशन है कि हम डी से पास अगर रखेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना? यहां तक बात क्लियर होती है बच्चों? तो अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में बच्चों क्या करते हैं कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वी टेक अ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों मैं आई ड्रॉ नहीं कर रहा, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आई है दैट इज वेरी क्लोज टू द लेंस। ठीक है, ये बन गई लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं बच्चों अभी ना मैंने अभी को ये नहीं बताया कि ये क्यों यूज किया है हमने। एक बार ये फिगर देखना, फिर आप खुद से बताना मुझे कि यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है हमें। ठीक है, यहां से बच्चों हम रेस बनाते हैं। एक रे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो वी नो कि दिस रे will pass through focus। ठीक है, और एक रे लेते हैं बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रही है, तो ये रे तो अनडिविएटेड ही निकल गई। ठीक है, तो
तो बच्चों ये दोनों रेस लेंथ से पास करने के बाद आईज के पास पहुंचेंगी, आईज उनको रिट्रेस करेगी, तो आई को जो इमेज नजर आ रही है वैसे एच डैश पे नजर आ रही है, ठीक है। एंड तो ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है आप उसकी हाइट को एच से डिनोट कर दो, जो इमेज है उसकी हाइट हो गई एच डैश। बच्चों आपको एंगल थीटा समझ आ रहा है? व्हाट इज थीटा इन दिस पर्टिकुलर फिगर? Theta is the angle subtended by object on the eye. And बच्चों आप इस फिगर से देख सकते हो कि this is also equal to the angle subtended by एक सेकंड बच्चों, हाँ जी। तो बच्चों ये ध्यान से देखो, क्या थीटा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज है? ये जो नीचे वाली ग्रीन रे है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? बोलो बच्चों। तो इसका मतलब इस अरेंजमेंट ने एज सच हमारे को कोई फायदा नहीं किया टिल नाउ। एंगल तो भाई ये सेम ही दिखा रहा है, जो ऑब्जेक्ट का एंगल था वही एंगल इसने इमेज का दिखा दिया, तो इसने तो कोई एंगल नहीं बढ़ाया। सी लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स, अगर किसी को कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्ट का एंगल कौन सा है? इस तरीके से, है ना? इमेज का एंगल कौन सा है? जो पूरा ऐसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। राइट?
तो यहाँ अभी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। डोंट थिंक कि इमेज बड़ी दिख गई तो फायदा हो गया। इमेज बड़ी दिखी है तो वो दूर भी तो दिख रही है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ इसको डिनोट कर दो u से। ठीक है, अगर फॉर्मूला में पुट करना होगा तो इस पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे हम। और इमेज डिस्टेंस हो गया v। ठीक है, अब इस फिगर से हम देख सकते हैं बच्चों, अगेन स्मॉल एंगल्स के हिसाब से, कि ये जो एंगल थीटा है दिस इज नथिंग बट h/u। राइट? अब बच्चों हम इस डिवाइस की मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट कंफ्यूज इट विद मैग्निफिकेशन। जो हमने पहले पढ़ा था वो मैग्निफिकेशन था, राइट? दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। तो बच्चों है तो ये भी एक रेशो, बट ये देखो किस तरीके की रेशो है। दिस इज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय हमें ये तो दिख ही गया, चाहे ऑब्जेक्ट बोलो चाहे इमेज बोलो। विद डिवाइस मतलब डिवाइस को यूज करते हुए जो एंगल सबटेंड हुआ अपॉन मैक्सिमम एंगल जो सबटेंड हो सकता था विदाउट डिवाइस। तो बच्चों इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है हमें। जब हम मैग्निफिकेशन की नॉर्मली बात करते थे तब हम कहते थे एज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? मैग्नीफाइंग पावर में जो रेशो है, ठीक है, ये ना कंफ्यूजन रह जाती है माइंड में। ये रेशो, दिस इज नॉट द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो वन ही हो जाता, इसीलिए मैंने ऊपर लिखवाया। ये किसकी रेशो है? डिवाइस यूज करके जो एंगल बना अपॉन जो बिना डिवाइस यूज किए हम मैक्सिमम एंगल बना सकते थे। राइट? मतलब इन अ वे ये रेशो हमें बता रही है कि डिवाइस यूज करके आपको एक्स्ट्रा कितने टाइम्स एंगल मिल गया। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मैग्निफिकेशन?
बाकी लोग भी लिख दो भाई, यस नो, टीचर को हौसला हो जाएगा थोड़ा। तो अब ये डेफिनेशन क्या हो गई? दिस इज थीटा अपॉन थीटा नॉट। ठीक है, इसमें जनरली बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो याद रखो प्लीज, न्यूमरेटर में वो एंगल है जो डिवाइस यूज करके था, डिनोमिनेटर में वो एंगल है जो बिना डिवाइस के था। तो ये बच्चों देखो क्या बन गया, h अपॉन यू अपॉन, पहले क्या था, h अपॉन डी। तो ये बन गया d बाई यू। तो एक रिजल्ट तो हमें ये याद रखना है, मैग्नीफाइंग पावर का d बाई यू। अब बच्चों u की वैल्यू क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं। ठीक है, कि हम, अब इस फिगर को देखो, कि हम इमेज को कहां देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों दोनों एक्सट्रीम केसेस लेते हैं, कि भाई एक केस में तो हम इमेज को आई का जितना जितना मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उस पे रख दें। वो कितना हो गया डिस्टेंस बच्चों? डी हो सकता है ना? तो केस वन की हम बात करेंगे, कि इमेज एट डी। तो अब इसके लिए देखो हमारा क्या बन गया, अब हम अगर लेंस फॉर्मूला लगाना चाहें तो u क्या डल गया, माइनस यू साइन कन्वेंशन के साथ, v डल गया माइनस डी साइन कन्वेंशन के साथ, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तो होएगी। तो हमारा रिजल्ट बन गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ आया बच्चों? तो यहां से मेरे को देखो बच्चों, मुझे 1/u की वैल्यू चाहिए जिसको मैं ऊपर वाले रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। तो अब हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या बन गई, ये जो 1/u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो d प्लस एफ अपॉन डी एफ इंटू डी। तो ये बन गई 1 प्लस डी बाई एफ।
हाँ, here D is least distance of distinct vision, 25 centimeters. ठीक है, तो ये बच्चों हमने उस केस के लिए निकाला है जब हम कह रहे हैं कि हमें जो इमेज है वो डी पे नजर आए, राइट? हम डी पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई डी से और पास तो दिखेगा ही नहीं, डी तक ही दिखेगा। अच्छा बच्चों प्लीज नोट, ये जो 25 सेंटीमीटर है दिस इज लाइक अ एवरेज वैल्यू। ये मत सोचना कि हाँ आपको तो और पास से भी दिख जाता है या दूर से दिखता है, तो ये कोई ऐसे बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक एवरेज वैल्यू सी निकाली हुई है। अब बच्चों केस 2 लेते हैं हम, दूसरा एक्सट्रीम, कि आपको इमेज मैक्सिमम पॉसिबल दूर दिखे। तो इमेज को मान लेते हैं हम इंफिनिटी पे। तो अब आपका u डल गया, वैसे तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता ही है। तो u क्या डलेगा? माइनस एफ, है ना? इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते हैं। एफ हमने u तो डिस्टेंस लिया हुआ है, तो मतलब u इक्वल टू एफ आ गया। तो अब बच्चों इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई? बस वो ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला था d बाई यू, इसमें u को f पुट कर दिया, तो बच्चों प्लीज रिमेंबर, चाहे ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं हम, चाहे हम जो आगे पढ़ेंगे वहां पर भी मैग्नीफाइंग पावर के हमेशा दो केसेस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टू एक्सट्रीम्स जहां पे आपको इमेज दिखेगी। ठीक है, एक एक्सट्रीम होगा जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां पे आपको नजर आ सकता है, और एक एक्सट्रीम होगा फारदेस्ट डिस्टेंस जहां पे आपको इमेज नजर आ सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये बात हम अपनी कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास लेके आते हैं तो आईज पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है वर्सेस जब वो ऑब्जेक्ट आईज से दूर है, isn't it? तो ये जो बच्चों ऊपर वाला केस है, जब हम कहते हैं कि इमेज हमें डी पे नजर आ रही है, मतलब पास नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एज स्ट्रेन्ड विजन, कि मतलब इस केस में हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, और जब इमेज बहुत दूर है उसको हम कहते हैं एज रिलैक्स्ड विजन। राइट? तो बच्चों समझने वाली बात यह है कि जो पहला केस है उस केस में आंखों पे स्ट्रेन तो पड़ रहा है, लेकिन उस केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिल रही है। राइट? जो दूसरा केस है उस पे आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें मैग्नीफाइंग पावर कम मिल रही है। सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, कि आपको मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए या
आंखों पे स्ट्रेन कम डालना है। समझ गए जी? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सेकंड केस में तो फिर इस पे भी फर्क पड़ जाएगा ना सर? फर्स्ट केस में तो हमेशा मैग्नीफाइड दिखेगी, सेकंड में अगर आपने एफ बड़ा ले लिया डी से हाँ तो छोटी दिख जाएगी, क्या फायदा हुआ यस। फिर उसका? हाँ हाँ, मतलब ऑफ कोर्स इसमें फायदा तभी है अगर हम फोकल लेंथ को डी से छोटा लेंगे। सर हाँ जी। सर फिर इसमें डिवाइस का क्या बेनिफिट है? हाँ, अब बच्चों एक ये सोचो, तभी छुट्टी करूंगा मैं आज। मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाल ली, उसके 2 केसेस बना लिए, ठीक है। मुझे ध्यान से सोचकर ये बताओ कि डिवाइस का फायदा क्या हुआ? अगर डिवाइस ने तो एंगल बढ़ाया ही नहीं, एंगल तो वही है जो ऑब्जेक्ट का बन रहा था, तो फिर इस डिवाइस को यूज करके फायदा क्या हुआ? थिंक केयरफुली, आंसर इस फिगर में ही है। द क्वेश्चन इज कि जैसा हमने पहले बताया, समझा था कि डिवाइस तो एंगल नहीं में कोई चेंज नहीं ला रहा, डिवाइस तो जो एंगल पहले था वही बना रहा है, तो फिर इस डिवाइस को यूज करके फायदा क्यों हुआ? आंसर ये नहीं है कि साइज बड़ा हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सारा कुछ एंगल की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो इमेज का साइज बड़ा होने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इमेज तो मतलब सीधी बात यह है कि यहाँ पे इमेज का फायदा क्या हो रहा है हमें? ये जो एच डैश वाली इमेज है, जब कोई एंगल तो बढ़ा नहीं हमारी आई पे, तो इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, अभी तक किसी का नहीं है ठीक लॉजिक। चलो हिंट देता हूं मैं, ऐसे सोचो, आई को वहीं पे रखो, ठीक है, जैसे मैंने बोला है आई को डिवाइस के बिल्कुल पास रखो। कंफ्यूजन ये है ना कि डिवाइस का कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं, तो सोचो कि डिवाइस हटा दिया, देखो उससे कुछ हिंट मिल रहा है? हाँ मुस्कान, आपने ठीक दिया आंसर।
मतलब डिवाइस हटा दो, आई वहीं रखो, फिर तो एकदम आंसर है आपके आगे, कुछ सोचना ही नहीं। नहीं, लाइट कन्वर्ज का तो खेल तो है ना कि अगर आपको वो तो जो एच है उससे जो रेज होंगी आइस के पास पहुंचेंगी, तो एच डैश नहीं बनेगा, करेक्ट। तो वही तो सोचना है कि एच डैश बना के फायदा क्या हुआ। तो बच्चों इससे फायदा ये हुआ कि जो आई को नजर आ रहा है अब एच डैश, वो आई से दूर हो गया। बेसिकली ये जो अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां पे, ठीक है, सो दैट कि वो एंगल ज्यादा सबटेंड करे, हमने उस ऑब्जेक्ट को आई के बहुत पास ले आए हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली पास ले आए तो एंगल तो बढ़ गया, कंपेयर टू द केस कि जब वो ऑब्जेक्ट को आपने डी पे रखा हुआ था, उसके मुकाबले अगर आप उसको और पास ले आओगे तो एंगल बढ़ जाएगा बच्चों आई पे। बताओ। तो एंगल तो बढ़ा, लेकिन क्या ये अगर हम उसको डी से भी पास ले आएंगे तो क्या नजर आएगा हमें वो ऑब्जेक्ट? डी से पास लेके आएंगे तो नजर तो आएगा ही नहीं। तो लेंस ने क्या कर दिया, लेंस ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी जिसका डिस्टेंस आई से या तो डी है या डी से ज्यादा है, राइट? तो बेसिकली इट हैज हेल्प्ड अस टू सी अ ऑब्जेक्ट जो कि अदरवाइज हम ना देख पाते। बच्चों ये बात समझ आ रही है? सर एक बार दोबारा बता दो सर, समझ नहीं आया। देखो ऐसे सोचते हैं, जस्ट इमेजिन एक पेन है आपके पास। वो पेन अगर आप कोई डिवाइस यूज ना करो तो उस पेन का ज्यादा से ज्यादा एंगल कब बन सकता है? जब आप पेन को 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखोगे, हाँ जी सर। ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि यार 25 की जगह उसको मान लो 10 पे रख दें पेन को, हाँ जी सर। तो एंगल बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। बट प्रॉब्लम क्या है? दिखेगा नहीं सर पेन। दिखेगा ही नहीं। तो लेंस ने क्या किया, उसको लेंस दूर ने कर ये किया कि उसकी इमेज दूर बना दी, एंगल को नहीं छेड़ा बट उसकी इमेज दूर बना दी। उससे क्या फायदा हो गया आपको कि अब आप उसको वो देख सकते हो। मतलब कि सर लेंस की वजह से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इमेज आगे पीछे हो हाँ जाएगी। हाँ, लेंस ने क्या किया कि लेटर से किसी की कोई स्पेशल आइज है,
जिसको लीस्ट डिस्टेंस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उसको वो एंगल नजर आता 10 सेंटीमीटर वाला, उसको क्लियरली दिखता, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो अब लेंस ने क्या कर दिया कि लेंस ने कहा कि भाई आपको एंगल तो वही वाला दिख जाएगा जो 10 पे दिखना चाहिए था, बट क्योंकि वैसे तो वो नजर नहीं आएगा, तो लेंस ने क्या किया, वो इमेज दूर बना दी, जिससे कि आपको वो नजर आ गया। ठीक है राइट, सर। हाँ जी सर। तो लेंस ने खुद से कोई एंगल नहीं बढ़ाया, लेंस ने सिर्फ ये हेल्प की कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी आई से दूर बना दी ताकि वो आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो मतलब उसने उसको दूर किया विदाउट चेंजिंग द एंगल। ऐसे तो हम नॉर्मली भी पेन को दूर कर देते आई से, तो क्या होता, फिर तो उसका एंगल कम हो जाता ना। हाँ तो जी सर। लेंस ने ये इंश्योर कर दिया कि दूर किया लेकिन एंगल में चेंज नहीं किया, तो जिस कारण से हमें नजर आ गया। ठीक है भाई, ठीक है सर। बच्चों क्लियर हो गया ये पार्ट? ठीक है, बस यही वाला ही पार्ट है मेन, बाकी तो बस फॉर्मूलाज ही लिखने हैं हमें, वो लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलो ओके बच्चों, बाय। ठीक है दीपजोत, लिखवा दूंगा ये कल।